गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो हमने किया था कल नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट क्या था कि हमारे पास हम टेस्ट कौन कौन से टेस्ट होते हैं, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। फिर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होते क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस है वो किया था, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या अजम्पशंस होती हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या डिफरेंस है, ये सब हमने कल पढ़ा था, ठीक है। आज हम करेंगे व्हेन शुड द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट या मेथड बी प्रेफरेबली यूज्ड। पहले क्या था इसमें, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द नीड ऑफ द नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड की कब हमें ज़रूरत पड़ी, जब हमारे लिए जो अजम्पशन है पैरामीट्रिक टेस्ट की वो क्या नहीं होती, हम फॉलो नहीं कर पाते उन अजम्पशंस को, वो अजम्पशंस वॉयलेट हो जाती हैं, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। ये मैं कल आपको बता चुकी हूँ, आप ये पढ़ भी लेना। फिर इसने पूछा कि डिफरेंस क्या है नॉन पैरामीट्रिक मेथड और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मेथड में। ये दोनों वैसे तो सेम ही होते हैं, बस ये है कि इन दोनों में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो ये भी मैं आपको कल करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे व्हेन शुड द नॉन पैरामीट्रिक मेथड शुड बी अप्लाई। हमें नॉन पैरामीट्रिक मेथड कब कब अप्लाई करनी चाहिए, तो ये देखो। फर्स्ट है द हाइपोथेसिस डज नॉट इन्वॉल्व ए पैरामीटर ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है किसी पॉपुलेशन का, कोई पॉपुलेशन है उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो उसकी जो हाइपोथेसिस बनाएंगे हम, अगर उसमें कोई पैरामीटर नहीं है, अगर वो कोई पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं करती, तो हम क्या यूज़ करेंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। क्यों, नॉन पैरामीट्रिक में पैरामीटर होते ही नहीं, हम एस्टिमेट नहीं करते, ठीक है। सेकेंड क्या है, द ऑब्जर्वेशन आर नॉट एज एक्यूरेट एज रिक्वायर्ड फॉर ए पैरामीट्रिक इन्फ्रेंस। जब हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं तो उसके लिए जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, वो ऑब्जर्वेशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर बाय चांस हमारे पास ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम जो पैरामीट्रिक टेस्ट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। उस टाइम पे हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट या नॉन पैरामीट्रिक मेथड। और जब हमारे पास नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल होता है, उस केस में भी हम क्या यूज़ करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक मेथड यूज़ करते हैं। थर्ड है द अजम्पशन नेसेसरी फॉर वैलिडिटी ऑफ अ पैरामीट्रिक मेथड आर सस्पेक्टेड टू होल्ड गुड। जब कुछ अजम्पशंस जो पैरामीट्रिक मेथड की जो अजम्पशंस हैं वो उनकी वैलिडिटी होल्ड ना करती हो, ठीक है, वो उनकी जो वैलिडिटी है वो होल्ड ना करती हो अच्छे से, तो उस केस में भी हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है कि जो अजम्पशन होती है नॉर्मल पॉपुलेशन की, अगर वो डाउटफुल है कि हमारी पॉपुलेशन है वो नॉर्मल ना हो, सिमेट्रिक ना हो, मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन ना हो, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, नॉन पैरामीट्रिक मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पैरामीट्रिक मेथड की अजम्पशन क्या है कि उसको नॉर्मल पॉपुलेशन से ही क्या चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, वन वांट्स टू अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस ऑफ डेटा। जो पैरामीट्रिक टेस्ट हम जब अप्लाई करते हैं तो वो उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हमें बहुत सारी एस्टिमेट्स निकालने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा डाटा गिवन होता है जिस पे हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उस पर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं, और उसमें जो कॉम्प्लिकेशन आती है एनालिसिस में वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद वन इज़ इंटरेस्टेड इन क्विक रिजल्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हमें बहुत क्विकली रिजल्ट देते हैं, ठीक है, ये इतना टाइम नहीं लगाते जितना पैरामीट्रिक टेस्ट लगाता है। तो ये इसके कब क्या क्या थी, कब कब हमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करना चाहिए, वो पॉइंट्स थे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉन पैरामीट्रिक मेथड। अब नॉन पैरामीट्रिक मेथड की एडवांटेजेस क्या हैं ओवर द पैरामीट्रिक वंस। अब हमारे पास दो टेस्ट होते हैं, दो मेथड होते हैं, एक पैरामीट्रिक एक नॉन पैरामीट्रिक। तो नॉन पैरामीट्रिक की पैरामीट्रिक के ऊपर क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट देखो, एनी इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन ए पैरामीट्रिक एनालिसिस विच डज नॉट अपहोल्ड द अंडरलाइंग assumptions necessitated for it will be the erroneous। ये बोलता है कि जब हमारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए जो हमारी assumptions होती हैं, जो उसकी मेन assumptions हैं कि एक तो हमारी पॉपुलेशन नॉर्मल होनी चाहिए,
ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक क्या होनी चाहिए, जो ऑब्जर्वेशन है वो इंटरवल और रेशियो स्केल पे होनी चाहिए। अगर ये ऐसी कुछ अजम्पशंस हैं वो क्या नहीं होती, वैलिडेट नहीं होती, तो उस केस में अगर हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास एरर आता है। ठीक है, हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें एरर आएगा, तो उस एरर को एरर ना आए इसके लिए हम पैरामीट्रिक टेस्ट की बजाय कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। कब करते हैं, जब पैरामीट्रिक टेस्ट की अजम्पशंस फॉलो नहीं हो पाती, वैलिडेट नहीं हो पाती। सेकेंड बोलता है, इफ द मेजरमेंट स्केल ऑफ द डाटा इज नॉमिनल और ऑर्डिनल, नॉन पैरामीट्रिक मेथड कैन बी यूज्ड। वही है कि अगर हमारे पास स्केल जो है वो नॉमिनल और ऑर्डिनल होता है तो हम नॉन पैरामीट्रिक मेथड यूज़ करते हैं। थर्ड है, इन केस द मेजरमेंट आर नॉट सो एक्यूरेट एज टू अप्लाई पैरामीट्रिक मेथड, नॉन पैरामीट्रिक मेथड परफॉर्म्स बेटर। जब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होती है वो अगर एक्यूरेट ना हो, जो मेजरमेंट हमने लिए हैं वो अगर एक्यूरेट ना हो, ठीक है, तो उस टाइम पे हम पैरामीट्रिक मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक, और वो हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है, अच्छा रिजल्ट देता है। फोर्थ है, विद सो कॉल्ड डर्टी डाटा। अब डर्टी डाटा वही हो जाता है जो मतलब जिसमें बहुत सारे आउटलायर्स हों, जो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे जो हमें जो रिज़ल्ट निकालना है उसके अकॉर्डिंग ना हो, तो तब भी हम नॉन पैरामीट्रिक मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर मिनिमम साइज ऑफ सैम्पल फॉर द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब जब पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें एक मिनिमम सैम्पल की रिस्ट्रिक्शन होती है कि हमारा जो मिनिमम सैम्पल साइज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, 5 से, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। और जब नॉर्मल का लेते हैं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में लेते हैं। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमारे पास मिनिमम सैम्पल साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम क्या, इसलिए हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं और वो रिलायबल रिजल्ट देता है हमें। सिक्स्थ है, नॉन पैरामीट्रिक मेथड रिक्वायर मिनिमम अजम्पशंस लाइक कंटिन्यूटी ऑफ ए सैम्पल पॉपुलेशन। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में बहुत ज़्यादा अजम्पशंस नहीं है, इसमें बहुत ही मिनिमम अजम्पशंस हैं। उनमें से एक ये है कि जो हमारा सैम्पल डाटा है या जो हमने सैम्पल निकाला है पॉपुलेशन से, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। सेवेंथ है, द एनालिसिस ऑफ डाटा इज सिंपल एंड इन्वॉल्व लिटिल कंप्यूटेशन वर्क। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में बहुत कम कंप्यूटेशनल वर्क होता है, तो इस वजह से जो डेटा का हम एनालिसिस करते हैं उसके बेस पे जो रिज़ल्ट निकालते हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये इसका एनालिसिस करना बहुत ही सिंपल होता है। अगला है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में बी क्वाइट पावरफुल इवन इफ द सैम्पल साइज इज स्मॉल। अगर सैम्पल साइज हमारा बहुत स्मॉल है तो उस टाइम पे भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, पावरफुल होता है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर इनहेरेंटली रोबस्ट अगेंस्ट सर्टेन वायलेशन ऑफ अजम्पशंस। अगर हमारी कुछ अजम्पशंस की वायलेशन हो जाती है तो उसके तब भी हम क्या कर सकते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे पैरामीट्रिक टेस्ट में आती है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द नॉन पैरामीट्रिक प्रोसीजर। अब एडवांटेज के साथ साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो वो डिसएडवांटेज क्या है, नॉन पैरामीट्रिक प्रोसीजर आर ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम द डिमेरिट्स। हर एक अगर हमारे पास कुछ है, कोई भी मेथड है, उसकी एडवांटेज भी होती है, डिसएडवांटेज भी होती हैं। तो इसकी डिसएडवांटेज देखो, बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ नॉन पैरामीट्रिक प्रोसीजर, क्योंकि हमारा नॉन पैरामीट्रिक जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसकी कैलकुलेशन वर्क बहुत ज़्यादा सिंपल है। दे आर ऑफन यूज्ड इवन इफ द एप्रोप्रिएट पैरामीट्रिक मेथड आर अवेलेबल। हम इनको बहुत जल्दी यूज़ करते हैं, इवन उस डाटा पे नॉन पैरामीट्रिक मेथड की बजाय पैरामीट्रिक मेथड अवेलेबल यूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन गिवन है, उस ऑब्जर्वेशन पे हम उस ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास पैरामीट्रिक मेथड है और वो पैरामीट्रिक मेथड उस पर अप्लाई भी हो सकता है, पर इसकी सिंप्लिसिटी देख के हम क्या कर देते हैं कई बार कि नॉन पैरामीट्रिक मेथड अप्लाई कर देते हैं, जिससे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या नहीं आएगा, रिलायबल रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी इसके डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल होने की वजह से इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है। सेकंड क्या है, ऑल नॉन पैरामीट्रिक मेथड आर नॉट एज सिंपल एज दे क्लेम टू बी।
जो हमारे नॉन पैरामीट्रिक मेथड हैं वो इतने सिंपल भी नहीं होते जितना इनको क्लेम कर दिया जाता है। बहुत सारे इसमें जो नॉन पैरामीट्रिक मेथड में बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्चुअल पावर ऑफ ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ड्यू टू, हाँ तो देखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एक्चुअल पावर ऑफ ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ड्यू टू वांट ऑफ द एक्चुअल सिचुएशन। कई बार पॉसिबल नहीं होता है कि हम जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की एक्चुअल पावर डिटरमाइन कर पाएँ, किसके रिस्पेक्ट में, जो एक्चुअल सिचुएशन होती है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब 6 देखो, हाउ कैन वन जज द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ टू टेस्ट। अब हमारे पास 2 टेस्ट हैं, मान लो एक ए टेस्ट है एक बी टेस्ट है, उन ए और बी टेस्ट में से किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है वो हम कैसे जज करेंगे। In many situations, there can be more than one test which appear appropriate for test of a hypothesis. कई सिचुएशन में क्या होता है, हमारे पास एक से ज़्यादा टेस्ट होते हैं जो उस सिचुएशन के लिए या उस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए अप्रोप्रिएट होते हैं। ठीक है, देन देयर इज़ अ नीड टू फिक्स सम क्राइटेरिया टू चूज़ वन आउट ऑफ मैनी अल्टरनेटिव टेस्ट। तो हमें क्या करना पड़ता है, क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है, ताकि हम उन बहुत सारे टेस्ट में से एक टेस्ट चूज़ कर सकें और वो हमें एक बहुत रिलायबल और ऑप्टिमम रिजल्ट दे, अच्छा रिजल्ट दे। द एसिम्प्टोटिक रिलेटिव एफिशिएंसी, ये जो ARE टर्म है हमारी, द एसिम्प्टोटिक रिलेटिव एफिशिएंसी इज ए सिंगल मेजर विच प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट फॉर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ 2 टेस्ट बेस्ड ऑन लार्ज सैंपल। अब कोई हमारे 2 टेस्ट हैं जो लार्ज सैंपल के बेस पे हैं, तो उनके कंपैरिजन में जब उनका कंपैरिजन करते हैं तो उनके कंपैरिजन में जो हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देती है वो कौन देती है, ARE देती है। ARE क्या होती है, एसिम्प्टोटिक रिलेटिव एफिशिएंसी, मतलब ये एफिशिएंसी बताती है कौन से टेस्ट की एफिशिएंसी ज़्यादा है, कौन सा टेस्ट ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, ARE का कंसेप्ट आया था 1961 में, और किसने दिया था, पिटमैन ने दिया था। एंड हेंस ARE इज ऑफ्टन नेम एज पिटमैन एफिशिएंसी, और ARE को हम पिटमैन एफिशिएंसी भी बोलते हैं। ठीक है, ARE इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अजम्पशन ऑफ द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दैट हैव पैरामीट्रिक एनालॉगस। जो ARE की जो कैलकुलेशन है वो किसके बेस पे है, क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, और जो पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की जो अजम्पशंस हैं उनके बेस पे इसकी कैलकुलेशन होती है ARE की। ठीक है, अब इसके बाद व्हाट इज़ द पावर एफिशिएंसी। पावर एफिशिएंसी क्या होती है, यहाँ पे यही देखो, द एसिम्प्टोटिक रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ ए टेस्ट A रिलेटिव टू टेस्ट B कैन बी डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ NB/NA। जो ARE है किसी भी 2 टेस्ट की हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हम लिमिटिंग वैल्यू ले लें, जो सैम्पल साइज़ है दोनों टेस्ट का, NB/NA सैम्पल साइज हो गया, जो हमें टेस्ट A और टेस्ट B के लिए रिक्वायर्ड है, उनकी क्या ले ले, रेशो की लिमिटिंग वैल्यू ले ले। ठीक है, तब हम क्या निकालते हैं, ARE निकालते हैं। तो इसके बाद पावर एफिशिएंसी क्या होता है, द पावर एफिशिएंसी ऑफ ए टेस्ट रिलेटिव टू टेस्ट B इज द रेशो ऑफ द साइज NB/NA। और जो पावर एफिशिएंसी होती है किसी भी टेस्ट की, मतलब कि पावर एफिशिएंसी भी क्या बताता है कि कौन सा टेस्ट ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा रिलायबल है। तो वो कैसे निकालते हैं, जब हम उन दोनों टेस्ट के लिए जो सैम्पल साइज रिक्वायर्ड था उनकी क्या ले लें, रेशो ले लें। ठीक है, और उन दोनों टेस्ट की जो हाइपोथेसिस है वो भी सेम रहती है इस टाइम पे। ठीक है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, पावर एफिशिएंसी। ठीक है, इसके बाद हम कल करेंगे ये जो नॉन पैरामीट्रिक मेथड में हमारे टेस्ट हमें यूज़ करने हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है।